हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? अरे जी, तो एक मिनट बेटा। आज आ जाओ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और इस भौतिक प्रदेश में एट द एंड हमने पढ़ा था लास्ट में कि भाई यहाँ पर बनास बेसिन, जो पूर्वी मैदानी भाग था, उसके उपविभाजन पढ़ रहे थे। चंबल बेसिन हो गया, और चंबल बेसिन के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा था आपका? बनास बेसिन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस बनास बेसिन के आगे चलते हैं साहब। अब इस बनास बेसिन के आगे चलते हैं जी। राम राम भाई। अब आगे बढ़े यहाँ से, है ना। तो इस बनास बेसिन में मैंने कहा था कि यहाँ पे 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, एक पिडमांट, एक खैराड़ का मैदान और एक मालपुरा कुराली का मैदान। अब 3 स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं उसकी डिटेल लिखनी थी। तो पहला तो कौन सा है? पिडमांट। पहला कौन सा है आपका? पिडमांट। इसकी बात करें कि गुरुजी पिडमांट क्या है, तो पिडमांट आ जाएगा कि राजसमंद में, ये पिडमांट क्या है? राजसमंद में पथरीला, राजसमंद में पथरीला व उबड़ खाबड़ निर्जन मैदान। निर्जन, निर्जन का मतलब है वहां पे कोई रहता ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? पिडमांट। तो पिडमांट तो है राजसमंद में पथरीला व उबड़ खाबड़ निर्जन मैदान। उसके बाद आता है आपके खैराड़ के मैदान की बात करें, दूसरा ये आपके है खैराड़ का मैदान। और इस खैराड़ के मैदान की बात करें कि भाई ये क्या कहता है, ये खैराड़ का मैदान, तो ये आपके यदि बात करें, ये आपके भीलवाड़ा से अजमेर तक आ जाएगा कि जहाजपुर भीलवाड़ा से, जहाजपुर भीलवाड़ा से अजमेर सीमा तक, अजमेर में नहीं है वैसे, अजमेर सीमा तक, अजमेर सीमा तक मैदान, उसको क्या बोलते हैं? खैराड़ का मैदान। मतलब ये कह सकते हैं कि इस मैदान का विस्तार, इस मैदान का विस्तार की बात करें, विस्तार भीलवाड़ा में है। इस मैदान का विस्तार कहां पर है? भीलवाड़ा में है। तो ये होगा खैराड़ का मैदान। और तीसरा आ जाता है आपके मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। और मालपुरा करौली के मैदान की बात करें, कल की पीडीएफ नहीं मिली, आ जाएगा सर। बनास बेसिन का विस्तार चित्तौड़ में नहीं आता क्या? नहीं बेटा, चित्तौड़ में नहीं आता, है ना भाई। ये 2 ही टॉपिक बड़े हैं बेटा, बाकी टॉपिक बड़े नहीं है जी। मालपुरा करौली का मैदान की बात करें तो आ जाएगा कि यह ऐसे कह दूं या मैं ना लिखूं तो मालपुरा टोंक से, मालपुरा टोंक से करौली तक विस्तार, करौली तक विस्तार, बस इतना सही है। तो ये हो गया आपके बनास बेसिन जी। है ना, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं साहब। अब तीसरे बेसिन की बात करें, तीसरा बेसिन आपके आता है
माही बेसिन, माही बेसिन। बुझे, माही बेसिन का मतलब है माही नदी का मैदानी भूभाग की बात करें जी, इसकी बात करें साहब। यहां देखो, मैं आपको एक चित्र बनाता हूं पहले, उसके बाद लिखेंगे इसके अंदर। ये आपका दक्षिणी राजस्थान है, ये आपका दक्षिणी राजस्थान है। और इस दक्षिण राजस्थान के अंदर यहां पर आपका जिला पड़ता है बांसवाड़ा, इधर जिला आता है आपका प्रतापगढ़, और बेटा इधर जिला आता है आपका डूंगरपुर। ये तो आपने मैप अच्छे से देखा है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अब यहां से आ जाता है ना। अब देखो यहां से हम बात करें, यहां से होती हुई एक नदी आती है और वो इस प्रकार से बहती हुई और आगे बहती हुई और चली जाती है। और इस नदी की बात करें तो इसका नाम है माही नदी। ये माही नदी मध्य प्रदेश से आती है, फिर राजस्थान, और राजस्थान से बहती हुई गुजरात, और गुजरात से होती हुई आगे चली जाती है साहब, है ना। ये आपके यहां से आ गया। अब क्या हुआ, ये जो माही नदी है ना, इस माही नदी के किनारों की बात करें, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में इस माही नदी के किनारे किनारे मैदान है। इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे किनारे की बात करें, यहां पर आपके मैदान है। और ये जो मैदान है, इस मैदान को कहते हैं आपका, इस मैदान को कहते हैं काठल। इसको क्या कहते हैं? काठल। इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में भी इस माही नदी के किनारे किनारे पर, इस माही नदी के किनारे किनारे पर मैदान है, उसको बोलते हैं आपके मेवल। और एक क्या हुआ, एक आपके यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में एक आपका विस्तृत मैदान है। ये आपका एक विस्तृत मैदान है, और इस मैदान को कहते हैं छप्पन का मैदान। इसको कहते हैं छप्पन का मैदान। तो अब देखो इसके बारे में, माही बेसिन की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके बांसवाड़ा, ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर, और ये हो जाएगा आपके प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की बात करें, यहाँ पर है साहब, यहाँ पर है, जी हाँ, है ना। तो ये माही बेसिन कहाँ पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच में है। एक तो ये। दूसरा यहाँ पर क्या आता है इस माही बेसिन में कि यहाँ माही नदी द्वारा, यहाँ माही नदी द्वारा निर्मित, यहाँ माही नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, स्थलाकृति अर्थात जब माही नदी यहाँ पर बहती है तो इस माही नदी के द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है साहब। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ना रेवंत, नहीं, ऐसा नहीं कहते। जी हाँ, नहीं भागीर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी निर्मल जी बेटा जी, वाह। एक बच्चा कह रहा था छप्पन का मैदान, तो बाड़मेर में ही बताया था ना, छप्पन का मैदान बताया था क्या? तुम्हारी बातें सुन करके नींद आने लग जाती है कि छप्पन का मैदान बाड़मेर बताया। बेटा कॉपी पलट लो एक बार, कॉपी पलट दो एक बार। जी शेखावत जी, मालपुरा का मैदान सवाईमाधोपुर में नहीं है क्या? किसने कहा? नहीं है साहब। जी आ जाओ साहब, यहां पे देखो नंबर एक आता है काठल। काठल, और काठल की बात करें तो ये आ जाएगा कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारे का मैदान, माही नदी के किनारे का मैदान, उसको क्या बोलते हैं? काठल। जी
जी राठौड़ जी। दूसरा एक क्या है यहाँ, मेवल। मेवल क्या बताया बेटा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य माही नदी के किनारे का मैदान। और एक यहां पर आता नंबर 3, 56 का मैदान जी। और ये आ जाएगा कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में विस्तृत मैदान जी। ये माही बेसिन की बात आते थे साहब जी, ये आ जाएंगे साहब। हाँ जी, अरे राठौड़ साहब, दीपिका राठौड़ साहब, दीपिका, वाह, आपसे दुगनी जी। आ जाओ, बढ़े आगे। हाँ, अब मैं क्या करूं, अब मुझे भी पता है कि भाई, लेकिन क्या करूं भाई, आप लोगों के कमेंट्स इतने खतरनाक खतरनाक आते हैं, फिर उधर मन करता ही नहीं देने जाने का। लगभग 2,09,000। चलो आ जाओ साहब, हो गया। कितने हो गए बेसिन, 3 हो गए ना। अब एक चौथा और बच गया। अब बेटा चौथा और बच गया, और चौथा कौन सा है, बाणगंगा बेसिन। चौथा कौन सा है गुलगुलो, बाणगंगा बेसिन। यही तो है गुरुजी, ये बाणगंगा बेसिन कहाँ है? बताओ तो सही चित्तर में। हाँ ले, गलती होगी भाई, अभी बता देते हैं, बस अभी लो। ये हटेंगे नहीं क्या? अच्छा, लिखा हुआ हटेगा, बाकी नहीं हटेंगे। इरेज देखते हैं। ओ, इसमें तो कोई काम नहीं करता, मत करने दो, हमारा क्या है जी। आ जाओ साहब, यहां से करें थोड़ा सा। जी ये लो जी, यहां से देखो मेरे गुलगुलो, ये आपके डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, ये सीकर और ये जयपुर। क्या हुआ, इस जयपुर से एक नदी बहती है साहब, जयपुर से यहां से एक नदी बहती है, और ये जयपुर, दौसा, और उसके बाद में भरतपुर से होती हुई और ये आगे चली जाती है। जयपुर, दौसा और भरतपुर से बहती हुई आगे चली जाती है। और इसकी बात करें, इस नदी का नाम है बाणगंगा। ठीक है भाई। और तो इस बाणगंगा नदी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में मैदानी भूभाग का निर्माण किया जाता है। ये पूरा मैदानी भूभाग है। अब पूरा मैदानी भूभाग है तो देखो, ये तो जयपुर का हिस्सा है, ये दौसा हो गया, ये कुछ अलवर, और ये कुछ भरतपुर का हिस्सा, और थोड़ा सा अब डीग का हिस्सा भी आ गया। 56 के मैदानों का समूह है बेटा। तो ये क्षेत्र है, और यहां पर ये पूरा का पूरा बेसिन कौन सा है, ये आपका बाणगंगा बेसिन है। तो बाणगंगा बेसिन की बात करें, इसके अंदर चित्र बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं है। इसका आ जाएगा कि ये जो है ना, मोस्टली आपके जयपुर में है, अलवर में भी है, दौसा में भी है, उसके साथ साथ भरतपुर का भी नाम आ जाता है, और कुछ हिस्सा डीग का भी आ जाता है। ये 4-5 जिले हैं जहां पर आपके बाणगंगा का विस्तार है। मरुस्थल का, वो मरुस्थल का है जी, है ना। चलो, तो जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और डीग में है साहब। यहां से आता है बाणगंगा बेसिन की बात करें कि नदी द्वारा निर्मित मैदान को, नदी द्वारा
निर्मित मैदान को नदी द्वारा निर्मित मैदान को नदी द्वारा निर्मित मैदान को रोही का मैदान कहते हैं। रोही का मैदान कहते हैं साहब। निर्मित नदी द्वारा निर्मित मैदान को रोही का मैदान कहते हैं। तो यदि प्रश्न आ जाए रोही का मैदान कहां पर है, तो ये बाणगंगा बेसिन में है ना। इसे रोही का मैदान भी कहते हैं जी। और इस रोही के मैदान की बात करें तो इसको लेकर के एक स्टेटमेंट और आता है कि यह राज्य का सबसे उपजाऊ मैदान है। यह राज्य का सबसे उपजाऊ मैदान है। राज्य का सबसे उपजाऊ मैदान। बस खत्म। ये हो गया आपके पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग ये खत्म सब नहीं आएगा बेटा। ये आपके पूर्वी मैदानी भाग खत्म हो गया। भौतिक प्रदेश कितने में होंगे? अब एक और बच गया साहब, और वो बच गया आपका कौन सा? वो बच गया अब आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। तो अब चौथे भौतिक प्रदेश पे चलते हैं भाई साहब। और हमारा चौथा भौतिक प्रदेश आता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार ये भी छोटा सा है। इसके अंदर भी बहुत कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जी, दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें साहब, और दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, इसको लेकर के कई चीजें आती हैं जी। सबसे पहले देखो एक छोटा सा मैप बनाता हूं और उसके बाद लिखेंगे इधर से। ये तो आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान के अंदर ये जो आपका क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र जिसको मैंने रेड किया है, ये जो आपका इलाका है, ये क्षेत्र है, इसी को कहा जाता है आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। अब इसको लेकर के कई स्टेटमेंट आते हैं। सबसे पहले तो इस्सा कि गुरुजी किसका हिस्सा है? इस्सा का मतलब है कि याद करो प्रारंभ में 3 प्रदेश थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और एक आपके आ जाएगा, है ना, एक आपके आ जाएगा आपका आपके अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टैथी सागर। तो ये जो है ये आपके किसका हिस्सा था? ये आपके हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। ये आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। एक तो एक हिस्सा की बात करें कि भारत के सापेक्ष भारत में किसका हिस्सा था, तो ये भी मैंने आपको बताया था, प्राय द्वीपीय पठार। भारत में किसका हिस्सा है? प्राय द्वीपीय पठार का हिस्सा था। उसके बाद आगे चले, एक आता है कि ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, इसके अन्य नाम की बात करें कि भाई इसके अन्य नाम क्या हैं, तो बेटा इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसे हाड़ौती का पठार भी कह देते हैं। इसे मालवा का पठार भी कह देते हैं। मालवा का पठार भी कह देते हैं। इसी की बात करें, कई बार एक नाम और आ जाता है, दक्कन का पठार। जी, हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, या एक नाम और भी आ जाता है, प्राय द्वीपीय पठार। इसको ये भी कह देते हैं जी। ये भी आपके यहां से आती है साहब जी। दूसरा यदि हम बात करें, एक आता है कि यह भूकंप की दृष्टि से, यह भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित प्रदेश है। भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित प्रदेश। और क्यों है? तो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा इसलिए है, ये हम बात अरावली के अंदर पढ़ चुके हैं सर, हम पढ़ चुके हैं सब। सर इसे क्यों कहते हैं हाड़ौती का पठार? तो इस क्षेत्र को हाड़ौती बोलते हैं, हाड़ौती में पठार, इसलिए पठार बोल दिया जी। सब बताया मैंने मेरे भाई। सर 56 की मैदान 56 विलेज है ना? हाँ है। ये किसने ज्ञान दिया? 56 गांव में नहीं है बेटा, वो किसी जमाने में पढ़ा देते याद रखने के लिए, वो सही नहीं है।
खेमराज आ जाएगा बेटा। जी, तो ये भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित प्रदेश है साहब, एक ही आ जाएगा। अब अगला यहां से आता है कि गुरुजी इस प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण, तो ये आ जाएगा आपके ज्वालामुखी, ज्वालामुखी प्रक्रिया में लावा जमने से, लावा जमने से। गुरुजी ये क्या है, ये बता देंगे आपको। क्या हुआ इस क्षेत्र के अंदर, जैसे ये आपका धरातल है, अब यहाँ पे भूकंप तो कुछ आता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी का उद्गार जब हुए, है ना, तो इस ज्वालामुखी का उद्गार कई दरारों से होकर के हुआ, इसका उद्गार कई दरारों से हुआ, और कई दरारों से जब आया तो बाहर लावा आकर के जम गया, इधर से भी आया तो इधर से भी लावा जम गया, इधर भी जम गया, इधर से आया इधर भी जम गया, तो ये क्या हुआ, एक पठारी भाग बन गया। मतलब धरातल से, सामान्य तो धरातल ये आपका ये था, इस सामान्य धरातल से एक ऊंचा भूभाग बन गया जो ऊपर से लगभग क्या है, समतल है। तो सामान्यतः धरातल से ऊंचा भाग जो ऊपर से लगभग समतल हो उसे पठार कह देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पठार। तो ये निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया में लावा के जमने से हुआ सब, है ना, और यहां से जमने से हुआ, और कौन सा था, तो ये आता है आपके दरारी ज्वालामुखी, कि भाई बहुत सारे दरारों से ज्वालामुखी आए थे, एक इधर से भी ज्वालामुखी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, कई दरारों से ज्वालामुखी आए, और उस ज्वालामुखी के लावे से जमने से आपके यहां पर इसका निर्माण हुआ। एक आ जाता है गुरुजी, यहां पर चट्टाने कौन सी आती हैं, तो बेटा यहां पे चट्टाने पाई जाती हैं आपके आग्ने, यहाँ पे चट्टाने कौन सी पाई जाती हैं, आग्ने। और आग्ने चट्टान दो प्रकार की होती है। यदि पूछे कि आग्ने, रोही का मैदान बनास में आता ना, प्रभु गलती होगी, मैंने बाणगंगा में बता दिया। क्या करते बेटा, बाणगंगा पढ़ा है, पढ़ो तो से मेरे बच्चे, है ना। आग्ने चट्टान, और आग्ने चट्टान दो टाइप की होती है बेटा। यदि पूछे आग्ने चट्टान कौन सी है, तो एक तो आपके ग्रेनाइट जो है ना, ये भी आपके आग्ने चट्टान है, और एक आपके बेसाल्ट की बात करें, ये भी आग्ने चट्टान है। यदि आपसे आग्ने चट्टान का एग्जाम्पल पूछे तो एक तो हो जाएगी ग्रेनाइट और एक बेसाल्ट। यहां पर ग्रेनाइट ये तो पाई जाती है अरावली में, और यदि पूछा दक्षिणी पूर्वी पठार में, तो यहां पर पाई जाती है आपके पूर्वी पठार में। तो ऐसा हो सकता है कि भाई दक्षिणी पूर्वी पठार में चट्टान कौन सी है, आग्ने भी आ सकती है, या फिर ऐसे भी आ सकती है बेसाल्ट। जी खेमराज, है ना। तो चट्टाने कौन सी हैं, आग्ने भी नाम आ सकता है और आपके बेसाल्ट भी नाम आ सकता है। ठीक है भाई, आ जाएंगे बेटा, भैंस के ऊपर भी आएंगे। जी आगे चलो साहब, और आगे चलें। गुरुजी और क्या कहता है ये, अभी देखो, एक यदि हम बात करें, वापस एक छोटा सा चित्र बनाता हूं जी, और यहां पर ये है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार, ये आपका है दक्षिणी पूर्वी पठार, यही हो गया। अब गुरुजी और आता है, एक आता है सामान्यतः विस्तार के जिले, इसका विस्तार 4 जिलों में मानते हैं। सामान्यतः विस्तार के जिले तो 4 मानते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। सामान्यतः इसका विस्तार कितने जिलों में माना जाता है, 4 में। एक यदि हम बात करें क्षेत्र कि भाई इसका क्षेत्र कितना है, तो इसका क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग, कई जगह आपको 6.90 मिल जाएगा, तो आप 7% भी याद रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है साहब। एक यदि आ जाए कि इसकी जनसंख्या, तो इसकी जनसंख्या ये राजस्थान के कुल जनसंख्या का लगभग 23% हिस्सा है। एक बताओ तुम्हारा कि सर इसका निर्माण कौन से काल में हुआ, तो भौतिक पदार्थ पहले नहीं पढ़े क्या,
मतलब क्या करते हो यार, कब हुआ? तो शुरुआत में भौतिक प्रदेश में चारों के लिखवाए हैं, यूं नींद में आके उठ जाते हो, फिर कहते हो गुरुजी गुस्सा करते हो। मतलब पता नहीं कहाँ कैसे क्यों कमेंट्स कर देते हो, समझ में नहीं आती। तो पैसे घर पे फालतू थे तो मुझे ऐसे फ़ोन पे कर दो कि गुरुजी पढ़ना तो हमें है नहीं, पैसे हमारे ऐसे यूँ, हम तो पैसे वाली औलाद है, पैसे खर्च करने थे। जी, एक आपके यहां से जाएगी मिट्टी की बात करें तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है काली। यहां पर मिट्टी कौन सी है? काली। एक तो आता है सब, यदि काली मिट्टी है इसका कारण क्या है, तो यहां पर मिट्टी काली क्यों है, तो आ जाएगा मिट्टी में लोहांश की उपस्थिति, मिट्टी में लोहांश का होना, मिट्टी में लोहांश का होना, कि मिट्टी जो है ना, इस मिट्टी के अंदर लोहे के अंश हैं, और लोहे की बात करें तो वो आपका जा जाएगा क्या, वो उसका रंग काला होता है, जिसकी वजह से, है ना, अरे सॉरी, जनसंख्या 10%, 10 से 11%, हाँ ये गलती होगी बेटा, एक सॉरी 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 10 से 11%, मैंने 23% तो पूर्वी मैदानी भाग में थी। तो मिट्टी में लोहांश का होना और उसकी वजह से आपके रंग कैसा है, काला है जी। दूसरा, एक यहां से आता है मिट्टी की बात करें तो इसकी जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक, इसकी जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक जी, जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक। एक, इसकी संगठन क्षमता, संगठन क्षमता ये भी सर्वाधिक होती है, अर्थात ये मिट्टी आपस में जुड़ी रहती है। और एक, कपास की खेती हेतु सर्वोत्तम, कि कपास की खेती के लिए ये सर्वोत्तम मानी जाती है साहब। IES बेटा नहीं, कोशिश रहेगी पूरी जी भाई। और आगे चलो, एक आपके यहां से आ जाती है कि गुरुजी इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, वर्षा तो 90 से 120 सेंटीमीटर। और वर्षा की बात करें तो यह सर्वाधिक वर्षा वाला, यह सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है, इतनी वर्षा कहीं और नहीं थी, तो सबसे अधिक वर्षा यहीं पर हो जाएगी। अब एक और देखो, यदि वर्षा ज्यादा होगी, है ना, यदि बारिश ज्यादा होगी तो नदियां क्या होंगी, है ना, बारिश ज्यादा होगी तो नदियां क्या हो जाएंगी, तो एक आ जाएगी आपके यहां पर सर्वाधिक नदियां, सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश, की सबसे अधिक नदियों वाला प्रदेश कौन सा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठार जी, ये आ जाएगा साहब। अब यहां पे पहाड़ियां भी हैं, बारिश भी होती है, तो पहाड़ियों से क्या निकलेंगी, नदियां। भाई जब पहाड़ियां होंगी, पठारी क्षेत्र है तो बहुत सारी पहाड़ियां होंगी, और बहुत सारी पहाड़ियां होंगी, और जब बारिश खूब सारी होगी तो नदियां निकलेंगी। तो यहां पर वो जो नदियां निकलती है ना, उन नदियों का हमें ये नहीं पता होता कि बेसिकली उन नदियों का उद्गम कहां से होता है। तो यहां से एक और आता है कि यह अधर अस्पष्ट प्रवाह क्षेत्र है, यह अधर अस्पष्ट प्रवाह क्षेत्र है। गुरुजी इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ऐसे समझो कि भाई इस क्षेत्र के अंदर ये आपके दक्षिणी पूर्वी पठार हैं, और यहां पर इस प्रकार से आपके पहाड़ियां ऐसे पहाड़ियां, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ऊपर से लगभग क्या है, समतल है। अच्छी बात है साहब जी। अब यहां पर बारिश होती है, वर्षा होगी, तो वर्षा होने पर यहां ए से एक नाला निकला, फिर यहां से बी से एक नाला निकला, वो इसमें मिल गया, फिर यहां सी से एक नाला आया, वो आगे गया, और ये आगे जाकर के ए सी मिल गए, फिर यहां डी से एक नाला आया और ये निकला यहां, और ये सब मिल करके और आगे जाकर के एक नदी बनाते हैं।
अब कोई पूछे बताओ इस नदी का उद्गम कहां से बताओगे, कि बताओ ये जो नदी है इसका उद्गम कहां से, ए बी सी या डी से, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। तो क्या कहेंगे सब, गुरुजी ये तो नहीं पता ए बी सी डी से, लेकिन ये कह सकते हैं इन पहाड़ियों से, इन पहाड़ियों से, कि भाई गुरुजी ये जो पहाड़ियां यहां पर जितनी भी पहाड़ियां हैं इन सबसे हुआ है। स्थान पक्का नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन ये पहाड़ियां निश्चित हैं। स्थान निश्चित नहीं है बट पहाड़ियां निश्चित हैं। तो जहां पर नदी उद्गम क्षेत्र निश्चित हो, पर्टिकुलर स्थान नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगी आपके अस्पष्ट अधर प्रवाह, कि गुरुजी पक्का नहीं है कि कहां से निकली है, और अधर का मतलब धरातल के ऊपर। तो यहां पर अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है, अर्थात यहां पे धरातल पे नदियां बहती हैं, लेकिन कोई नदी कहां से आती है एग्जैक्ट नहीं पता, ये कह सकते हैं साहब। जी है ना। एक आपके यहां से आ जाएगी वनस्पति, अच्छा यहां तो हो गया था जी। एक आ जाएगा आपके यहां पर वनस्पति, तो यहां पर आपको कह सकते हैं चौड़ी पत्ती वन, चौड़ी पत्ती वन या सागवान वन, चौड़ी पत्ती वन या सागवान वन, ये आपके यहां से पाई जाती है सब, है ना, ये आपके यहां से पाई जाती है। एक यदि हम बात करें यहां पर खनिज, तो यहां पर आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा वगैरह हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज वगैरह की बात करें, हो जाएगा बेटा जी। और एक हम बात करें यहां पे फसलें, तो मुख्य रूप से यहां पे फसलें कौन सी बोई जाती हैं, तो वो आ जाएगा आपके व्यापारिक फसलें। यहां पर फसलें कौन सी बोई जाती हैं, व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें। तो यहां पर फसलें बोलते हैं व्यापारिक फसलें। जी भाई चलो आगे देखो साहब, अब आगे चलते हैं। अभी कितने दिन हुए हमारे कोर्स को चलते हुए कि अभी सिलेबस की जरूरत पड़ गई भाई, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना यार, ऐसे टाइम पास करने आते हो कि भाई सिलेबस पढ़ना है। हाँ भाई, भाई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना ये भी देखो ना। मैं आपको कि गुरुजी 2 दिन में कर दो, मैं तो कर दूंगा भाई। तो यहाँ पैसे दे करके पढ़ने आए हो, सिलेबस कंप्लीट करने नहीं आए हो। और मैं ऐसे सिलेबस कंप्लीट करा के भेजने वाला भी नहीं हूँ कि जाओ भाई हो गया, नहीं साहब, अपनी आदत नहीं है कि जी हो गया, नहीं, आए हो बेटा पढ़ने तो पढ़ के जाओ। अब किसी को नहीं पढ़ना वो अलग बात है, वो नहीं रही मेरे पास। आयो तो मैं तो इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, आर्थिक समीक्षा भी आएगी, है ना। और नहीं पढ़ना है तो भाई साहब आराम से आराम किया करो, क्या परेशान होना है, सिलेबस तो यही होता रहेगा, वैकेंसियां यूं ही आती रहेंगी, है ना। वैकेंसियों का क्या है, वैकेंसियां तो पागल है, यूं आती रहती हो तो। जी भाई अब देखो थोड़ा सा, है ना। अब एक छोटा सा चित्र है ये, इसके अंदर आप देखोगे ये तो हो गया आपका 12, इसको ज़्यादा ऐसे बहुत सारा डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बूंदी, बस यही तो है आपका कौन सा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। बूंदी है, कोटा 12 और झालावाड़, खत्म। चाहे मैं इसको आपको दिखा के बना दो, चाहे मैं इसको अपने हाथ से बना देता, रिजल्ट एक ही आना था।
रिजल्ट एक ही आना था कि बनना आपके सामने यही चित्र था जी। तो ये आपके हाड़ौती क्षेत्र है साहब, और लंबा चौड़ा क्षेत्र है। इधर बूंदी है, कोटा है, बारा है और झालावाड़ है साहब। आ जाइए यहां से, है ना। अब यहां देखो, अभी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, और लंबा चौड़ा क्षेत्र होने के कारण क्या हुआ कि आपके दक्षिणी पूर्वी पठार का उपविभाजन किया गया बेटा। अब दक्षिणी पूर्वी पठार ये भी लंबा चौड़ा है, और इसका भी क्या किया गया, उपविभाजन किया गया। और इसका विभाजन कितने भागों में किया गया बेटा, 5 भागों में। मुझे पता है कि आप लोग, आपके एग्जाम की टेंशन है कि कुछ एग्जाम नजदीक है ना, लेकिन बेटा घास नहीं काट सकते आप, मेरी मजबूरी समझो। काट सकता हूं क्या, नहीं बेटा। हम चाहे 10 बातें पढ़े, लेकिन 10 तो कम से कम पूरी पढ़े जी, है ना। 5 भागों में बांटा गया। मुझे 5 भागों में कौन कौन से हैं, 5 भाग देखो पहले इसके अंदर, है ना। नंबर 1 की बात करें, ये आपके 12 का पूर्वी भूभाग है। ये 12 का पूर्वी क्षेत्र है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है साहब, नंबर 1 है। और इसे कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि। यदि ये चित्र बना रहे हो ना, तो पूरे पेज में एक ही बनाना। चाहे छोटा छोटा बनाना चाहो तो छोटा सा बना लेना। इसको लिखवाऊंगा शाहाबाद उच्च भूमि में क्या क्या है, लिखवाऊंगा जी। तो एक तो है शाहाबाद उच्च भूमि। दूसरा क्या हुआ, इस 12 में यहां पर एक स्थान है रामगढ़। 12 में यहां पर एक स्थान है रामगढ़। इस रामगढ़ से और इस प्रकार से पहाड़ियां हैं, और ये पहाड़ियां आपके झालावाड़ तक आती हैं। ये पहाड़ियां कहां तक आती हैं, झालावाड़ तक आती हैं। ये जो पहाड़ियां झालावाड़ तक आती हैं, ये नंबर 2 नंबर है इसका विभाजन, और इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां साहब। सही लिखो सर, सही। और क्या लिखूं, अच्छा सा ये लिखो ना, ये शाहबाद है, सही तो लिख रहा हूं बेटा, और तो क्या लिख रहा हूं, शाहबाद। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बना सकते हो साहब, बनाना चाहो तो बना सकते हो, ना बनाना चाहो तो ना भी बनाओ, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। इसको जरूरी नहीं हम लोग मैप बनाए तो ही हमारे याद होगा, नहीं सब। मतलब आज से 10 साल पहले जब हम पढ़ते थे, हमारे कौन से मैप बनाते थे। ये तो याद रखना पड़ेंगे, 5 भाग कौन से, शाहबाद जूमी ये है, याद रखने से काम होगा साहब। जी जैन साहब, है ना। घोड़े के नाल नूल मत आओ, अभी इतना आगे मत जाओ साहब, है ना। उसके बाद में एक इसके बीच का भाग है, ये नंबर 3 है बीच में, और इसको बोलते हैं चंबल मैदान। बेसिन नहीं, मैदान बोला है, चंबल मैदान। ये चंबल मैदान है साहब। उसके बाद में एक ये जो झालावाड़ का ये जो भाग है, अब झालावाड़ का ये जो हिस्सा बच गया, ये नंबर 4 है। इसको बोलते हैं झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार। और ये झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम का भाग है, ये नंबर 5 है। इसको बोलते हैं डग गंगधर प्रदेश। ये 5 है साहब, है ना। जी जी, ये 5 है साहब, और इन 5 की चर्चा कल करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी साहब, लेकिन इनकी चर्चा कल करेंगे। बस अगला ना, बता, एक बच्ची है कोई रजनी पचारिया, वो कह रही है सर मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा नहीं हुआ। अब रजनी पचारिया ने बता कमेंट्स क्या किया कि सर भ्रंश क्या होती है। अब इसमें भ्रंश कहाँ बताऊँ मैं, या तो मैं भ्रंश पढ़ा दो, या फिर मैं राजस्थान का भूगोल पढ़ा दो। है तो भाई भ्रंश
वहां पढ़ो जहां पर वो आता है टॉपिक में, यहां नहीं। टीचर यहाँ जो टॉपिक होगा वही पढ़ाएगा ना। आप सोचोगे गुरुजी भाई मुझे इसी में सब पढ़ा दो, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा तो होगा लेकिन और बच्चा भी तो है। चलो अब मिलते हैं कल। तो अपने हिसाब से चीजें नहीं होती हैं। हम सोचते जी चेप दे एक साथ ही, नहीं बेटा, आपके प्रश्न का जवाब वही मिलेगा जहां वो उसकी वैल्यू होगी। ऐसे तो मेरे पास बेहिसाब प्रश्न आएंगे जी, बेहिसाब कमेंट्स आते हैं, उन किस किस का जवाब दूं? मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। 6,000 बच्चे हैं, 6,000 कमेंट्स नहीं पढ़े जाएंगे, पढ़ाना तो बहुत दूर है। चलो धन्यवाद।